अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर है। और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, यह सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है। राष्ट्र अचानक नहीं बनता है, याद करना, व्यक्ति हो या राष्ट्र, इन सब की अपनी एक पहचान होती है।
हम सब अपनी पहचान को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। कोई ना कोई हमारी अपनी पहचान होती है। ऐसे ही राष्ट्र के लिए भी होती है। उस राष्ट्र की पहचान, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां के महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन राष्ट्रीय मूल्यों को समय समय के अंदर अलग अलग युगांतरकारी घटनाओं ने एक संबल दिया, एक शक्ति दी, जिन्हें हम विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से आज भी पूरा भारत बिना भेदभाव के उन्हें आत्मसात करता है, उनके साथ जुड़ता है। उन पर्व और त्योहारों में अपने मतभेदों को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अभिव्यक्ति को हम सब प्रदर्शित करते हैं। और लंबे समय तक जब कोई भी व्यवस्था होती है न कुछ उसमें बुराइयां और रूढ़िगत भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, तो उसके परिमार्जन के लिए भी समय समय पर जो सुधार होते हैं, उन सुधारों का माध्यम कोई न कोई युग दृष्टा संत और कोई महापुरुष बनता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या देश के अंदर अलग अलग कोने में किसी न किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित वे संस्थाएं जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उस समय की आवश्यकता के अनुरूप और समाज की भावी आवश्यकता के अनुरूप माहौल देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद भी ऐसे ही महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा का माध्यम बन सके, इसको ध्यान में रख करके 1932 में उन्होंने गोरखपुर में इस संस्थान की स्थापना की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 51-52 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होकर के शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित होकर के राष्ट्र को समर्पित नागरिक देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह, साप्ताहिक संस्थापक समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य भी होता है कि हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, हम अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी तैयारियों का भी आत्मावलोकन कर सकें। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है और भावी भारत के निर्माण में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों को भी हम बखूबी समझ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ज्यादातर संस्थाएं अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने संस्थापकों के प्रति
अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए निरंतर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास कर रहे हैं। नएपन की ही उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज जब हम यहां पर, आपने देखा होगा, समारोह के मुख्य अतिथि और मंचस्थ अन्य अतिथियों के द्वारा 2 विशिष्ट पत्रिकाओं का विमोचन का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ। महंत दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के द्वारा अपनी शोध पत्रिका दिग्विजयम का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच पे संपन्न हुआ है। और महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के द्वारा मिशन मजरिया एक मॉडल स्टडी है। गांव के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये अक्सर हम देखते हैं, एक विडंबना सी है। एक और शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी होती है और दूसरी तरफ निरक्षरता की एक लंबी खाई हमें दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में योजक की भूमिका में कोई आ सकता है, और उस योजक की भूमिका में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज दिखाई दिया है, जिसने उस कॉलेज से जिन छात्रों के द्वारा शिक्षा संकाय से प्रशिक्षण लिया जा रहा है, उन छात्रों के माध्यम से, इस मॉडल स्टडी के माध्यम से उस गांव को 100% साक्षर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में गोद लिया गया और फिर उन्होंने उसको मॉडल स्टडी के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये मॉडल स्टडी का माध्यम हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को बनना ही पड़ेगा। याद रखना, भारतीय संस्कृति में अयोग्य शब्द किसी भी मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं हो सकता। अयोग्य अगर हम किसी को कहते हैं तो हम उसके मनुष्य होने की, यानी उसके मनुष्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हमारी संस्कृति तो कहती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अयोग्य कोई व्यक्ति अगर है तो इसका मतलब कोई योजक नहीं है। हजारों संस्थाएं हैं, क्या ये संस्थाएं योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकती? और इसीलिए भारतीय संस्कृति इस बात को कहती है, यद भावम तद भवति, यानी होता वही है जो हमारे भाव होते हैं। भाव अच्छा है तो होगा भी अच्छा ही। सर्वम मनसि संस्थितम, यानी ये भारतीय संस्कृति और भारतीय मनीषा हमेशा इन भावों को व्यक्त करती है। और उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि अयोग्य व्यक्ति है, लोग अयोग्यता की बात करें या निरक्षरता की बात करें, तो हमारे शैक्षिक समाज पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से, मैं यही सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से इसी बात को कहूंगा। अलग अलग संस्थाओं से मेरी हमेशा इस बात के लिए अपील होती है कि कुछ न कुछ हम नयापन करके दिखाएं। और बहुत सारी संस्थाओं ने कुछ ऐसे सेवा के कार्यक्रमों को ले रखा है। कोई कुष्ठ सेवाश्रम से जुड़े हुए बच्चों को गोद लेकर के पढ़ा रहा है, कोई संस्थान थारू जनजाति के बच्चों को गोद लेकर के उनके शिक्षण प्रशिक्षण, और बहुत सारी संस्थाओं ने कुछ ऐसे सेवा के कार्यक्रमों को ले रखा है। कोई कुष्ठ सेवाश्रम से जुड़े हुए बच्चों को गोद लेकर के पढ़ा रहा है,
कोई संस्थान थारू जनजाति के बच्चों को गोद लेकर के उनके शिक्षण प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था का दायित्व लेता है। कोई बनटांगिया से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को गोद लेकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कोई संस्थान किसी अन्य जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता है। और यही तो है राष्ट्र के प्रति हमारी सेवा। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर देशवासियों के सामने उन्होंने कुछ विजन रखे थे। उन्होंने कहा था 2022 में भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और उन्होंने उस समय एक लक्ष्य रखा था प्रत्येक भारतवासी के सामने। उन्होंने कहा था कि 25 वर्ष बाद भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा। विजन 2047 भारत की आजादी का शताब्दी महोत्सव। कैसा भारत हमें चाहिए? कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा भारत जो विकसित हो, एक ऐसा भारत जिस पर पूरा देश गौरव की अनुभूति करते हुए, जहां पर हर व्यक्ति खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा हो, परस्पर सौहार्द के साथ मिलकर के उसे दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हो, जहां आपस में जाति जाति के बीच में कोई विभेद न हो, भाषा का विवाद न हो, क्षेत्र का विवाद न हो, कहीं अभाव न हो, कहीं किसी प्रकार की आपदा का शिकार कोई नागरिक न हो। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। ऐसे विकसित भारत के निर्माण के लिए उन्होंने हर भारतवासी को कहा था कि यह तब हो सकता है जब हर व्यक्ति पंच प्रण पर ध्यान दे। ये पंच प्रण क्या है? याद रखना, ये वे शाश्वत मंत्र हैं जो हर नागरिक पर बराबर लागू होते हैं। क्या छात्र हो, क्या शिक्षक हो, क्या व्यापारी हो, क्या जनप्रतिनिधि हो, क्या महिला हो, क्या पुरुष हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या बालक हो, हर व्यक्ति पर ये समान रूप से लागू होते हैं। और उन्होंने पंच प्रण के रूप में क्या कहा? पहला प्रण उनका था विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। हमारी विरासत पूर्वजों की थाती जो हमारे साथ परंपरा के साथ जुड़ रही है, हर भारतवासी उस पर गौरव की अनुभूति करे। अपने पूर्वजों पर, अपनी संस्कृति पर, अपने महापुरुषों पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, ये उसी परंपरा के नायक हैं। जिस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करके, जिसपे हर भारतवासी कह सकता है कि हमारी विरासत है। एक लंबी चौड़ी परंपरा, एक विराट परंपरा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और भव्य मंदिर के निर्माण के उपरांत धर्म ध्वजा का आरोहण होना,
यह उसी विरासत की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सके कि हम इस विरासत के वारिस हैं। उन्होंने दूसरा प्रण हर भारतवासी को उपलब्ध करवाया, वह प्रण था गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना। हमारी समस्या क्या हो गई? बीच के कालखंड में हर भारतवासी ये भूल गया कि जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत थी। आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 46% था। आज से 400 वर्ष पहले दुनिया के अंदर भारत की जो भागीदारी थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें भारत का हिस्सा 26% था। यह देश जब आजाद हुआ तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 1.5% रह गया था। कहते हैं अंग्रेज भारत से इतना लूट करके लेके गए थे, अंग्रेज भी और विदेशी आक्रांता भी भारत से इतना लूट करके लेके गए थे, उसकी कीमत अगर आज आप देखेंगे तो उसकी कीमत होती है लगभग 32 से लेके 35 ट्रिलियन डॉलर के बराबर। यानी आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मात्र 4 ट्रिलियन डॉलर की है। आप सोचो, ये लुटेरे जब भारत को लूट करके लेके गए थे उस समय उसकी कीमत थी 32 ट्रिलियन डॉलर के बराबर। यानी भारत को खोखला बना के रखा। लेकिन भारत ने जो प्रगति प्रारंभ की, स्वतंत्र भारत ने, और पिछले 11 वर्षों में भारत ने जो एक नए भारत के रूप में अपनी पहचान बनाई, ये बनाने में तब सफल हुए जब भारत को भारत के रूप में जानने का प्रयास हुआ। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। अभी आपने हाल ही के सर्वे के रिपोर्ट देखे होंगे, दुनिया ने माना है भारत सबसे तेज गति के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ने वाला राष्ट्र बन गया है। यानी भारत की शानदार यात्रा इसलिए है क्योंकि हमने भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति की, गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त किया। समस्या भाषा का नहीं, भाषा में बुराई नहीं, लेकिन हम ये माने कि जो दुनिया के अंदर हो रहा वह अच्छा है, जो भारत का है वह बुरा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग वास्तविकता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम वास्तविकता से मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के अंश जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में पड़ चुके हैं, उस पर्दे को हटाना, ये दूसरा प्रण था। तीसरा प्रण प्रधानमंत्री जी का था, वह उन्होंने जो भारतवासियों का एहसास कराया, अपने सैन्य बलों का सम्मान करना। एक सैनिक के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। यूनिफॉर्मधारी जितने भी हमारी फोर्स है, और सेना हो, अर्धसेना हो, पुलिस बल के जवान हो, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा सैनिक सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा वर्दीधारी जवान सचेत रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उसके प्रति सम्मान का भाव।
हमारे मन में होना चाहिए। उसके बलिदान को सम्मान दिया जाना चाहिए। उसकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। चौथा प्रण प्रधानमंत्री जी ने जो किया वह कि विदेशी आक्रांता क्यों सफल हुए? क्योंकि हम विभाजित थे, जाति के नाम पे बटे थे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बटे थे। याद करना, अगर कहीं पे आग लगी है, पड़ोस में आग लगी है, हम निश्चिंत बैठे हैं कि मेरा क्या हो रहा है, तो याद करना देर सवेर वो आग आप तक भी पहुंचनी है। अगर कहीं धुआं है बगल में, समय रहते हम सचेत होकर के उसको बुझाने में योगदान दे देंगे तो हम भी बच जाएंगे। सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा होने से रोकना। हमारी पहचान जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, हमारी पहचान हमारे देश के आधार पर होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता के आधार पर होनी चाहिए। हर भारतवासी का इस संकल्प होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव की खाई को दूर करना, राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के लिए पूरे प्राणपण से जुटना। ये चौथा संकल्प प्रधानमंत्री जी का था। और पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण संकल्प नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करना। आजादी के बाद एक भाव आया, हमने मान लिया देश आजाद हो गया। आजाद हो गया इसका मतलब अब हमारे ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता है, यह हमने मान लिया। यानी कानून दूसरे पे लागू होगा, मुझ पर नहीं। ये जो प्रवृत्ति है, यही सारी विपत्ति और सारी जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जड़ ये है। अगर कानून दूसरे के लिए है तो कानून मेरे लिए भी है, यह भाव होना चाहिए। और इस भाव को ध्यान में रख करके नागरिक कर्तव्य, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए। नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति होती कब है? जब एक छात्र संस्कार युक्त शिक्षा पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके अपने आप को साबित करता है। एक शिक्षक का नागरिक कर्तव्य है कि अपने छात्र को संस्कारित करे, उसका सर्वांगीण विकास करे। एक व्यापारी का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी के साथ अपने व्यापार क्रम को आगे बढ़ाए। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि ईमानदारी के साथ वह अपने सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके ईमानदारी के साथ शासन की योजना हर उस नागरिक तक पहुंचाएं जिसके लिए बनी हुई है। अगर हर नागरिक अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता है तो ये पंच प्रण है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में हमारे लिए सहायक बनेंगे। और हर भारतवासी एक दिशा में सोचने लग जाएगा, एक दिशा में कार्य करने लग जाएगा। कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, विकसित भारत के रूप में होगा। और विकसित भारत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का भारत होगा। हम सब भारतीयों का भारत होगा। उस भारत के निर्माण के लिए ही, उस भारत के प्रति अपनी संकल्पना को, अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और उसके साथ जुड़े हुए आज हर एक पक्ष को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्य कर रहा है। शिक्षा के अपने विजन को तो आगे बढ़ा ही रहा है,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे जुड़े हुए सभी पक्षों को लेकर के, क्या एलोपैथ हो, क्या आयुर्वेद हो, क्या नर्सिंग हो, क्या पैरामेडिकल का हो, क्या एग्रीकल्चर का हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हो या महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के रूप में हो, महिलाओं की शिक्षा के लिए या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण के लिए महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर अन्य संस्थाएं दूर दराज के क्षेत्रों में निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही हैं, एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं और अपने संस्थापकों की उन भावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रत्येक वर्ष हर संस्था के सामने कुछ लक्ष्य दिए जाते हैं। हर संस्था के सामने संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के साथ जुड़ने का एक तय लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़ता है। और यह अवसर होता है हम सबके लिए कि हम साप्ताहिक संस्थापक समारोह कार्यक्रम को एक समग्रता के साथ देखें तो इसकी शुरुआत हम एक अनुशासन पर्व के साथ इस शोभा यात्रा के माध्यम से निकालते हैं। एक सप्ताह का कार्यक्रम हर संस्थान के साथ एक दूसरे को जानने, समझने, सीखने और सिखाने का अवसर होता है। मनुष्य का जीवन जीवन भर जानने और सीखने का होता है और जानने और सीखने का यह अवसर हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर आप सबसे मेरी यही आग्रह होगा, यही अपील होगी, हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ते हैं, सीखें भी, सिखाएं भी, एक नई प्रेरणा के रूप में इस संस्थापक समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अभी से तय करें कि जब शिक्षा परिषद अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस महोत्सव के दौरान हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से हमारी तैयारी इस रूप में दिखनी चाहिए।